हेलो एवरीवन, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 2025 में आपका फाइनल एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का सब्जेक्ट से प्रश्न रहेगा। ठीक है, और ये सभी प्रश्न पूछा गया है और 2025 के फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग एक कोशिश करेंगे कि इन सारे प्रश्न को एक कॉपी में नोट करते चलेंगे, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बता दीजिएगा। ओके, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, पहला है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। देखिए, इसका आंसर आपको जितने भी प्रश्न हैं सभी का आंसर बिल्कुल आसान शब्द में दिया गया है, और बिल्कुल आप लोग सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। देखिए समझिए, लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व को खड़ा करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिताते हैं, और उसके के द्वारा सरकार बनाई जाती है और वह शासन करते हैं। ठीक है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है, देखिए, राजतंत्र उसे कहते हैं जिसमें राजा अपने यानी कि शक्ति के बल पर किसी भी राजा को हराकर वो मतलब अपना पद ले लेते थे। लेकिन लोकतंत्र में जनता खुद चुनती है कि कौन सरकार बनाएगी, कौन देश को चलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, और ये सब प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि क्या बोले, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछने वाले भी हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। देखिए, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं या इसका अर्थ क्या है। देखिए, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। देखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि समाज के कई सारे वर्ग होंगे, कई सारी कास्ट होंगे, लेकिन सभी को एक समान यानी कि हिस्सेदारी मिले, एक समान मिले यानी कि थी। ठीक है, कोई भी सरकार चला सके तो उसी को क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। यानी कोई भी मतलब चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक ना, उसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। देखिए, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। विभाजन मतलब बंटवारा, सामाजिक मतलब समाज। ठीक है, देखिए, जाति धर्म एवं के क्षेत्र के आधार पर, जाति धर्म के क्षेत्र के आधार पर समाज के कई वर्गों में विभाजित होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपने गांव में बहुत सारे वर्ग के लोग होंगे, बहुत सारे कास्ट के लोग होंगे, धर्म के लोग होंगे, और उन सभी का एक अलग अलग यानी कि क्षेत्र बना होगा। ठीक है, तो वो क्या किया, समाज को बंटवारा कर दिया, समाज को बांट दिया अलग अलग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता किससे कहते हैं। ठीक है, देखिए, आंसर आपको लिखना है कि अपने धर्म के प्रति प्रेम करना, अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे के धर्म को नफरत करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। देखिए, अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे धर्म को नीचा मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। जैसे कोई अगर हिंदू है तो मुस्लिम को नीचा मानता है, जो हिंदू है वो यानी कि जो मुस्लिम है वो हिंदू को नीचा मानता है, अपने आप को ऊंचा मानता है, अपने आप को महान मानता है। ये सब क्या है, सांप्रदायिकता का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, या फिर धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को उल्लेखित कीजिए। ये दो प्रश्न है और दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, देखिए, पहला लिखने कि भारत के किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, और ना ही किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया जाएगा। इसी को ही धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हमारा देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, यहाँ पे सभी धर्म एक बराबर है, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, और ना ही कोई भी धर्म यानी कि राजकीय धर्म है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है।
धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत में किसी अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ सभी भी धर्म को एक समान माना जाएगा। यहाँ पर सभी धर्म क्या है? एक समान है। इसीलिए हमारे देश को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे कि अगर पाकिस्तान देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर यानी कि पाकिस्तान यानी कि मुस्लिम के लिए है, तो वो क्या है? वहाँ पे मुस्लिम को महत्व दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सभी धर्म एक बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किन्हीं दो प्रावधान का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं समझ गए। उसके दो उदाहरण लिखना है जो कि धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, ठीक है। देखिए, पहला लिखना है कि भारत के किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। दूसरा लिखना है कि भारत में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ये दो इम्पोर्टेंट लाइन है, यानी कि यही दो लिखना है आपको, ठीक है ना। देखिए, भारत में सभी धर्म क्या है? विशेष दर्जा, मतलब किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया, सभी धर्म यहाँ पे बराबर है और यही धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं क्या है? लैंगिक मतलब होता है लिंग, ठीक है, यानी कि जो महिला पुरुष है उसको ही कहते हैं, ठीक है। देखिए, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना ही लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं कहलाती है। जैसे कि महिला और पुरुष के बीच जो भेदभाव होती है उसी को कहते हैं। जैसे अपने गांव में देखा होगा, अगर कोई महिला अगर खेत में काम करती है तो उसको 150 से 200 रुपये दिए जाएंगे। अगर पुरुष वही काम को करेगा तो वो 300 से 400 तक ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। खासकर हमारे बिहार में इससे देखने को मिलते हैं। और बाहर चले जाइए तो आपको यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो सभी को एक सैलरी दी जाती है, यानी कि एक काम के लिए समान काम के लिए समान सैलरी दी जाती है। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा नहीं है। ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट कीजिए। भारत में किस तरह जातिगत यानी कि जाति के आधार पर असमानताएं हैं, भेदभाव, उसके बारे में लिखना है। देखिए, भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है। क्या है? वंशानुगत पर आधारित है। आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी का शादी अपने ही जाति में करते हैं, अपने ही कास्ट में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानताएं जारी है। बहुत सारे लोग अभी भी अपने कास्ट को यानी कि वोट देते हैं। अगर जो हिंदू है तो हिंदू को देंगे, जो मुस्लिम है मुस्लिम को देंगे। यहाँ तक कि हिंदू के अंदर में भी कास्ट देखेंगे कि ये हमारे कास्ट का है, इसको वोट देंगे। इस तरह अभी भी होता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? भारतीय जातिगत असमानताएं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? जो भारत के जो संसद है उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है? देखिए, आंसर आपको लिखना है कि भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति असंतोषजनक है, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। महिलाएं क्या है? सेटिस्फाइड नहीं है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59 थी, मात्र 59 महिलाएं थी, जो कि कुल संसद की संख्या में से मात्र 11% क्या है? महिलाएं हैं। मात्र 11% महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं, ठीक है। तो ये है महिलाएं की स्थिति संसद में। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। जो हमारे ग्राम पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, वो कौन कौन से काम करते हैं उनके बारे में लिखना है। देखिए, पहला तो ग्राम पंचायत के कार्य निम्न है। पहला है कि प्राकृतिक क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। जैसे प्राकृतिक क्षेत्र हो, जैसे कि तालाब हो गया, नहर हो गया और कोई मंदिर हो गया, इन सभी की मरम्मत करना, बनवाना, ये सभी काम किसका है? ग्राम पंचायत का है। प्राकृतिक आपदा में सहायता करना, जैसे कोई बाढ़ आ गया किसी गांव में तो वहाँ के देख रेख कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत करेगा। उसके बाद जिला परिषद करेगा, ठीक है। तो ये इनका काम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महापौर पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये सब प्रश्न पूछा गया सब प्रश्न है और ये सब जितने प्रश्न है सब में स्टार लगा लीजिए आप। देखिए, महापौर किससे कहते हैं पहले समझिए। महापौर किसी नगर के प्रशासन को कहा जाता है। किसी नगर के जो प्रशासन होते हैं, पुलिस व्यवस्था होती है, उसी में एक क्या होता है? महापौर भी होता है। देखिए, महापौर का चुनाव उस नगर में रहने वाले लोगों द्वारा की जाती है। जिससे हम लोग किसी राजनीतिक नेता को चुनते हैं, ठीक उसी तरह महापौर को भी चुना जाता है, ठीक है। और अन्य कई बार क्या होता है कि केंद्र सरकार सम्मिलित यानी कि
कि कभी कभी सरकार खुद चुनती है उनको, महापौर को, ठीक है। किसी नगर का महापौर को कौन होगा, वह कौन मतलब डिसाइड करती, कभी कभी सरकार डिसाइड करती और कभी कभी जनता डिसाइड करती है कौन बनेगा, ठीक है। अमेरिका और जैसे कि देखिए, अमेरिका में महापौर राज्य की सरकार का प्रमुख ही होता है। अमेरिका में क्या होता है, नगर राज्य की जो सरकार वो महापौर होता है, ठीक है। महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये सब प्रश्न पूछा जाए कि महापौर का जो कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। पहले तो आपको समझ नहीं आएगा कि महापौर है क्या चीज़, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ से जान लीजिए कि महापौर भी एक पद है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। महापौर नगर निगम का परिषद सभापति होता है। देखिए जैसे आपका नगर निगम, आप तो सुने होंगे, नगर निगम में ही इसका काम होता है, इसका पद होता है, ठीक है, महापौर का। महापौर क्या होता है, नगर निगम का प्रथम नागरिक माना जाता है। जैसे हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ठीक उसी तरह नगर निगम का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, महापौर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समवर्ती सूची क्या है। देखिए समवर्ती सूची क्या है, देखिए समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों का समान हित के विषय में शामिल होते हैं। इस सूची में शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची 45 थी, लेकिन वर्तमान में 52 विषय है। देखिए और भी घट बढ़ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। देखिए समवर्ती सूची उसे कहते हैं जिसमें राज्य सरकार एंड केंद्र सरकार दोनों मिल के कानून बनाए। जिस चीज़ के लिए दोनों मिल के कानून बनाए उसको क्या कहते हैं, समवर्ती सूची में रखा जाता है। जैसे कि आपका पुलिस हो गया, पुलिस की क्या है तो वो राज्य सूची में रहेगा। और जैसे आर्मी है, आर्मी केंद्र सूची में रहेगा। तो ठीक जिस तरह अगर और जिस समवर्ती सूची में कोई नया चीज़ अगर ऐड हो जाएगा, जिस तरह बोल सकते हैं कोई अंतरिक्ष में, यानी कोई अंतरिक्ष यानी कि वो किसी यानी कि कोई बम का परीक्षण हो या फिर अंतरिक्ष में जाने के लिए परीक्षण किया जो, ये सब क्या आएगा तो ये समवर्ती सूची में जोड़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गठबंधन की सरकारों में साझेदारी कौन कौन होता है। शामिल सभी राजनीतिक दल मिलकर सत्ता में साझेदारी करते हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार में किसी एक दल को बहुमत न मिलने पर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गठबंधन की सरकार में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं। ऐसे सरकार में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों का विचार अलग अलग होता है। सभी दल अपने क्षेत्र के हितों के लिए काम कर पर दबाव बनाता है। देखिए गठबंधन की सरकार कैसे कहते हैं, जैसे अभी वर्तमान में इलेक्शन चल रहा है, जैसे अगर किसी को बहुमत कम मिला, ठीक है, तो 2 पार्टी मिलकर सरकार बना लेगी, तो इसी को क्या होता है, गठबंधन की सरकार कहते हैं। और सभी पार्टी अपने अपने क्षेत्र के हित के लिए काम करेगी। वो बोलेगा हमारे घर में यानी कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं, सड़क बनवाई, यानी कि अपने अपने क्षेत्र के हित के लिए काम करेगी। तो ये हुआ गठबंधन की सरकार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला परिषद के किन्हीं 3 कार्य का उल्लेखन कीजिए। देखिए जिला परिषद और ग्राम पंचायत ये दोनों का काम लगभग सेम ही होता है, ठीक है। जैसे गांव में हाट और बाजार का अधिग्रहण एवं उसका अनुरक्षण करना, जो कि गांव में जो हाट बाजार होता है, मार्केट होता है, उनकी जो अनुरक्षण करना, उनकी देखभाल करना, ये सब काम इसकी होता है, ठीक है। देखिए दूसरा है पंचायत समिति या ग्राम पंचायत को अनुदान प्रदान करना। जो ग्राम पंचायत है, जैसे ग्राम पंचायत का काम क्या था कि किसी भूकंप यानी कि किसी बाढ़ और कोई आपदा में ग्राम की सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सब। तो ये जिला परिषद और ग्राम पंचायत दोनों मिलके करते हैं, यानी लगभग दोनों का काम सेम होता है, ठीक है। संकट में फंसे लोगों को राहत हेतु आवश्यक हो, यानी कि वही विपदा के आपदा के टाइम पे यानी कि मदद करना लोगों का, ये इनका काम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र राज्य क्यों कहा जाता है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है मैट्रिक में, तो आप रेगुलर क्लास कीजिए और आपका बेहतरीन नंबर मिलेगा, ये हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जनता का जनता के लिए एवं जनता द्वारा शासन चलाया जाता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि लोकतंत्र कैसे कहते हैं, तो भारत में जो
जनता जिसको प्रतिनिधित्व चुनते हैं, जो जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। और सेम दोनों का देने की से बोले तो सेम ही लिखना है आंसर, गणतंत्र में और लोकतंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। भारत के संविधान जो 19 है उसमें क्या है? भारत के संविधान 19 में है फंडामेंटल राइट, ठीक है, यानी कि आज़ादी के बारे में। देखिए पहला है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेखन, मुद्रा, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है। यानी जितनी भी आज़ादी है सब इसी के तहत मिलती है, हमें घूमने फिरने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ठीक है। तो ये सारी आज़ादी आपको यहीं से मिलती है। अगर आप लोग एक दो टॉपिक आपको पूछ सकता है संविधान से, और आप लोग 17 भी याद रखेंगे कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है, ठीक है। और यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा अनुच्छेद 17 से, ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दल बदल कानून क्या है? देखिए दल बदल कानून क्या है? देखिए यदि कोई विधायक या राजनीतिक नेता अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी के समर्थक करता है, यानी अपने पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को दल बदल कहा जाता है, ठीक है। ऐसा ना हो इसलिए सांसदों और विधायकों के लिए एक कानून बनाया गया जिसे दल बदल कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को कानून एक बना दिया गया जिसको दल बदल कहते हैं, ठीक है। ऐसे में विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। जैसे अगर आप इस दल को छोड़ के गए दूसरे दल में, तो आपको यहाँ पर का जो सदस्यता था उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और दल बदल कानून भारत में 1 मार्च 1885 में लागू किया गया है। आप लोग ये डेट भी याद रखिएगा कि 1 मार्च 1985 को लागू किया गया था भारत में दल बदल कानून, ठीक है। जैसे हमारे बिहार में फेमस है नीतीश चाचा, जो कि वो कभी भी किसी के पार्टी में शामिल हो सकते हैं, दल बदल सकते हैं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्या अपनाया? भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया, ठीक है। जो भारत में जो बहुदलीय प्रणाली है उसको क्यों अपनाया? देखिए जिस देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल होते हैं उस देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बहुदलीय कहा जाता है। जिस देश में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं उसको क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक, उसको बहुदलीय प्रणाली कहते हैं, उसे बहुदलीय देश कहते हैं, ठीक है। हमारे देश में लगभग कुल राजनीतिक दल जो है राजनीतिक दल वो लगभग 8 है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। देखिए भारत के विशाल एवं अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। भारत क्या एक विशाल एवं अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, ठीक है, नंबर 2 पे है। और यहाँ कई बार सरकार गठबंधन से बनती है, बहुदलीय प्रणाली बनने के लोगों को अधिक विकल्प मिलता है। बहुदलीय प्रणाली होने का यानी कि बहुत सारी जब पार्टियां होगी तो लोगों को बहुत सारा चुनने का ऑप्शन मिल जाता है कि अगर ये अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम इनको चुन सकते हैं, तो क्या विकल्प एक मिलता है, ठीक है, जिससे वह ऐसी पार्टी को चुनते हैं जो देश में बदलाव ला सके। अतः भारत में बहुदलीय प्रणाली होना बहुत आवश्यक था और है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक दल की परिभाषा दें। देखिए राजनीतिक दल किसे कहते हैं? देखिए आंसर आपका यहाँ से, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जिसका उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। यह समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियां का निर्माण करता है, और समाज के बारे में काम करना, समाज के हितों के लिए काम करना किसका काम है? तो राजनीतिक दल का काम है, ठीक है। राजनीतिक दल अपने बनाए गए नीति और कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करते हैं, और राजनीति क्या करते हैं? अपने बनाए गए नियम के आधार पर काम करते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। देखिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र के प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल के चुनाव में भाग लेते हैं, राजनीतिक ही उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तथा चुनाव में जीतकर हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं, ठीक है।
देखिए, राजनीतिक प्रशिक्षित देते हैं तथा साथ ही सत्ताधारी के दल के विपक्ष में रहने वाले पार्टियां सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। देखिए, आप समझिए प्रश्न को कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। देखिए, लोकतंत्र किसे कहते हैं, जहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व अगर देश चलाए, सत्ता पे आए, तो उसी को कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं, ठीक। और राजनीतिक अगर लोग राजनीतिक में ना जाए और यानी कि वो पद पे खड़ा ही ना हो, तो यानी कि वो किसको वोट देंगे, किसको जिताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्राण कहा जाता है। और अगर आपको पूछे कि विपक्षी का क्या कार्य है, तो विपक्षी का कार्य वो है कि मतलब जो वर्तमान में जो सरकार है उसकी आलोचना करना, उनकी जो गलत काम है उसको नज़र रखना और उसकी बुराई करना, ठीक है। जैसे कि कोई गलत कानून बना रहा है उसके बारे में बोलना, ये सारे काम किसका, विपक्षी का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाम बताएं। भारत में कुल कितने राजनीतिक दल हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, तो 8 हैं। और उनका अगर नाम लिखने आए तो आप लिख सकते हैं, काफ़ी आसान। देखिए, भारत में 8 राजनीतिक दल हैं, उसके नाम निम्न है। पहला है क्या, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। पहला है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पांचवा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और छठा है त्रिमूलन कांग्रेस, और सातवां है बहुजन समाज पार्टी, और आठवां है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। तो ये 8 थे राजनीतिक दल जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये नेक्स्ट प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। और इस यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, छात्र आंदोलन से। तो देखिए, बिहार में वर्ष 1974 में जयप्रकाश के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था। देखिए, आप तो एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनेगा कि छात्र आंदोलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1974 में, ठीक है। और एक पूछेगा कि छात्र आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो हुआ था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, ओके। देखिए आगे, इस आंदोलन के होने के कारण बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, मूल्य में वृद्धि, यानी कि सरकार द्वारा जनता की बातों को ना मानना इत्यादि था। इसका जो कि मूल कारण था वो क्या था कि महंगाई बढ़ना, बेरोजगारी, ये सब था, ठीक है। 1971 ईस्वी में आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में चुनाव में वह बहुमत प्राप्त कर लिया, ठीक है। 1971 में क्या किया, जो कि कांग्रेस पार्टी थी वो गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, किस पार्टी ने दिया था। और उसके बाद क्या किया, ये सत्ता मतलब चुनाव जीत गए, ठीक है। लेकिन परंतु क्या हुआ कि सरकार जब बनी, इसकी सरकार आई तो अर्थव्यवस्था और ख़राब हो गई। जब इसकी सरकार बनी तो अर्थव्यवस्था यानी कि देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण था कि बांग्लादेश में शरणार्थी थे, इसीलिए छात्रों ने जमकर आंदोलन किया, ठीक है। जब सरकार बनने के बाद स्थिति और ख़राब हो गई, इसीलिए छात्रों ने मिलकर आंदोलन किया। बेरोजगारी के कारण, भुखमरी के कारण और महंगाई के कारण इसी को क्या कहते हैं, छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। और कब हुआ था, 1974 में, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, सूचना का अधिकार कानून। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। सूचना का अधिकार कानून जो है वो लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। देखिए, सूचना का अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपने चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कार्यनिष्ठा के साथ कार्य का पालन करेगी। अतः सूचना का अधिकार जो कि लोकतंत्र का क्या है, रखवाला है। देखिए, अगर कोई सरकार बनता है तो वो क्या करता है, शपथ लेता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, यानी कि रखवाला कहते हैं, यानी कि लोकतंत्र का क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार। नहीं, सूचना देते हैं कि हम ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है, उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि लोकतंत्र जनता तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता द्वारा शासन है कैसे, ठीक है। देखिए, ये प्रश्न यहाँ से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, अब्राहम लिंकन ने, देखिए ये एक लाइन ये आपको दे देगा कि लोकतंत्र जनता के और जनता द्वारा शासन है, ये किसने कहा था।
तो वो कहा था अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। देखिए अब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा चलाया गया शासन है। इसका अर्थ लोकतंत्र में जनता की सत्ताधारी होती है। इसमें क्या होता है, जनता की ही सत्ताधारी होती है, यानी जनता ही शासन चलाती है। इसके अनुमति से शासन होता है और इसकी प्रकृति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। इसलिए लोकतंत्र को जनता का और जनता के द्वारा शासन है, ठीक है। समझिए आप लोग, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन की सरकार किससे कहते हैं? देखिए काफ़ी इजी सा प्रश्न है, ठीक है, और काफ़ी आसान भाषा में भी है। देखिए जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर अपना एक बहुमत पूरा कर सरकार बनाती है तो गठबंधन की सरकार कहलाती है। जैसे कि अभी फ़िलहाल वर्तमान में क्या इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन ख़त्म भी हो गया और कुछ दिन में यानी कि उसका सरकार बनने वाली है। तो अगर मान लिया जैसे बीजेपी को बहुमत मिला, ठीक है, और अगर कई पार्टी मिल गई, जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो गया और भी पार्टी मिल के अगर बहुमत प्राप्त कर लेता है और सरकार बनाते हैं, इसे वो क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। यानी कि जब एक या दो से दो या दो से अधिक पार्टी अगर आपका जैसे इसको बहुमत मिला ए को, ठीक है, और बी अगर इसमें से अगर बी सी और डी अगर ये तीनों ने मिलकर अगर बहुमत पूरा कर लेता है तो क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक है। और फिर ये तीनों मिलकर सरकार चला सकती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं।